दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को उन बच्चों को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनका तैयारी किस लेवल पर है ये उनको एहसास होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कुल 20 प्रश्नों को शामिल करने जा रहा हूँ और 20 प्रश्न का जो सॉल्यूशन है उसको विस्तार से तो बताऊंगा ही, समझाऊंगा ही, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे बना सकते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप जरूर कहेंगे कि सही में शानदार वीडियो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। इससे पूर्व अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे, आप लोगों को लगता है कि इस चैनल से हमको फ़ायदा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या लिखा है। एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप 120 अंश है, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। इसमें देखो, पहले तो एक शब्द है नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज, तो नियमित बहुभुज किसे कहते हैं इसको जानने से पहले बहुभुज किसे कहते हैं ये भी जान लें। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये त्रिभुज से शुरू होता है बहुभुज। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षठभुज, आगे सप्तभुज, अष्टभुज, ये सब बनता है। आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में त्रिभुज से षठभुज तक की ही आकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब आकृतियों को बोला जाता है बहुभुज। तो नियमित बहुभुज किसे कहेंगे, तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो और उसके अंदर जितने भी कोण हैं जिनको आंतरिक कोण कहा जाता है, तो उनके अंदर जितने भी कोण बन रहे हैं उनका माप भी एक बराबर हो। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, तो ये तीनों भुजा का माप भी समान होना चाहिए और तीनों कोण का माप भी समान होना चाहिए, तब हम कहेंगे इसे नियमित बहुभुज। क्लियर, तो नियमित बहुभुज मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इससे संबंधित कुछ जरूरी जानकारी आप लोगों को लिख के रख दिया हूँ, आप लोग पहले इसको देख लो, इसको नोट कर लेना कापी में। ठीक है, देखो ये त्रिभुज है, पहला वाला क्या है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तो अगर ये नियमित है तो कुल 180 अंश के कोण बनते हैं एक त्रिभुज के अंदर में, और प्रत्येक कोण यानी एक कोण 60 अंश का होता है। अब आगे देखें, त्रिभुज के आगे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज अगर नियमित चतुर्भुज है तो वो कुल आंतरिक कोण 360 अंश के होते हैं, चाहे नियमित हो या अनियमित हो, लेकिन चतुर्भुज है तो 360 अंश का कोण होगा। लेकिन नियमित चतुर्भुज है तो उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक, कितने अंश का, 90 अंश का एक कोण। अगर नियमित पंचभुज है, ठीक, यानी पांचों भुजा का मान समान है और पांचों कोण भी बराबर है, तो इसके अंदर 5 कोण बनते हैं और पांचों कोणों का योग 540 अंश होता है। और एक कोण की बात करें तो वो 108 अंश का होता है। क्लियर, ये है षठभुज यानी 6 भुजा वाला। तो षठभुज के अंदर कुल 720 अंश के कोण बनते हैं, और ये नियमित षठभुज हो तो एक कोण यानी प्रत्येक कोण 120 अंश का बनता है। यही प्रश्न में पूछा है। देखो, एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण का माप 120 अंश है। एक कोण का माप देखो 120 अंश है, तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो देखो, जब 6 भुजा वाला होगा तभी उसमें प्रत्येक कोण कितना 120 अंश का बनता है। तो कितना होगा इसका उत्तर, ये ऑप्शन ए 6। ठीक, तो ये तो नोट करके याद कर सकते हो। दूसरा चीज़ अब देखते हैं कि ये कैसे जानते हैं। देखो, कुल आंतरिक कोण जानना है ना, तो क्या करना है, इस तरह देखो सूत्र लिखा हूँ मैं, 180 के साथ गुणा करते हैं भुजा की संख्या फिर ऋण 2। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे त्रिभुज का जानना है
तो 180 लिखेंगे, गुणा करेंगे, भुजा की संख्या लिखेंगे, त्रिभुज में भुजा कितना है 3, उसमें 2 घटा देना है। तो देखो कितना आएगा, 180 में 2 घटाए, सॉरी 3 में 2 घटाए 1, कोष्ठक हल कर दिया, एक आया 180 एकम 180। इससे क्या सिद्ध हुआ कि 3 भुजा वाला आकृति त्रिभुज है और उसमें अंदर में कुल 180 अंश के कोण बनते हैं। एक कोण का मान जानना है, नियमित बहुभुज है तब, यानी नियमित त्रिभुज है तब, तो 3 भुजा वाला है, इससे 3 से भाग करते हैं। इस तरह देखो 3 6 का 18, 3 शून्य 0। तो अगर नियमित त्रिभुज है तो एक कोण 60 अंश का बनेगा, जो कि यहाँ देखो लिखा हूँ। ठीक, ऐसे ही किसी का भी कर सकते हो, जैसे अभी जैसे षटभुज का किसी का कर लो, तो देखो 180 अंश गुणित 6 भुजा वाला है, 6 भुजा वाला है तो 6 में 2 घटाएंगे। ठीक, तो इस तरह क्या हो जाएगा, 180 गुणित 6 में 2 घटाए 4, और 180 के 4 से गुणा करोगे क्या आएगा, 720 आएगा। अब 120 कैसे प्राप्त होगा, चूंकि ये 6 भुजा वाला आकृति है तो 6 बराबर भाग में बांटेंगे, सभी भुजा सभी कोण का माप बराबर होता है। तो देखो 6 एकम 6 बचेगा 1, 6 दूनी 12, 6 शून्य 0। ठीक, तो इस तरह 120 अंश आता है। क्लियर। तो इस तरह का जब भी कोई प्रश्न पूछेगा, चाहे कुल आंतरिक कोण पूछे या नियमित बहुभुज का एक कोण का मान पूछे, इस सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। और इन चीज़ों को क्या है, याद भी रखना चाहिए, तो ये सब गुणा भाग से बच सकते हैं। क्लियर, आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अब ये प्रश्न, देखिए चलिए सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक वर्गाकार खेत की परिमाप 144 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित खेत के चारों ओर 15 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। सबसे पहले ये बताओ कि इसमें देखो बाड़ कहाँ लगाएंगे, ये तो हमारा क्या हो गया खेत, और इसके ये बाहर तरफ ये रास्ता बना है, कितना है, 3 मीटर चौड़ा है। ठीक, तो कभी भी बाड़ यानी तार, जैसे खेतों में जो गाय भैंस है वो अंदर मत जाए, फसल को नुकसान मत पहुंचाए करके तार घेरे रहते हैं, किसान लोग घेरे रहते हैं। तो ये रास्ता है, ये वाला रास्ता है, और इसके बाहर तरफ ये जो घेरा बना है, इसी में क्या करेंगे, बाड़ लगाएंगे। तो इसका अगर लंबाई जान लेते हैं तब खर्च पता चल जाएगा। क्यों, 1 मीटर का हमको पता है, तो कुल कितना मीटर तार लगेगा जान जाते हैं, तो बाड़ लगाने का खर्चा पता चल जाएगा जी। चलिए अब क्या करेंगे, देखो ये अंदर में एक वर्ग है, इसका 144 मीटर परिमाप है, तो भुजा कैसे जानेंगे। तो देखो वर्गाकार खेत है तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप, चलिए ये हो गया परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणित भुजा। अब वर्गाकार जो खेत है उसका परिमाप पता है 144 मीटर पता है। अब यहाँ 4 गुणित भुजा लिखा है इस तरफ, तो भुजा का मान जानना है जी हमको, तो 4 गुणा में हो क्या हो जाएगा भाग में, तो इस तरह 4 एकम 4, 4 तिया 12 बचा तो 24 बन गया, 4 छक्का 24, यानी कि मिल गया 36 मीटर हमको क्या भुजा का मान, यानी इस एक भुजा का मान है 36। तो वर्गाकार है इसलिए सभी भुजा का मान 36 होगा कि नहीं होगा। ये अंदर के वर्ग की आकृति है। अब 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो जब भी देखो इधर भी 3 बढ़ेगा, इधर भी 3, ऐसे लंबाई में भी चौड़ाई सब में, जब भी 2 इस तरह वर्ग बने हों, बाहर का माप जानना है, अंदर का जान गए, तो ये रास्ते के चौड़ाई का डबल जोड़ दो। ठीक, ये अंदर भुजा कितना है 36, रास्ते का चौड़ाई कितना है 3, तो 6 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा देखो 42, यानी कि अब ये बाहर की भुजा 42 और 42 है। वर्गाकार है तो सब भुजा बराबर होगा, समझ आ गया। तो कितना मिल गया, बाहर की भुजा का मान 42 गुणित 42, यानी अब परिमाप तो जान सकते हो ना,
बाहर का परिमाप जानना था। तो क्या निकलेगा, देखो ध्यान से क्या मिलेगा, 44 42 गुणित 4, क्योंकि क्या होता है ये भुजा का मान है, भुजा का 4 से गुणा करो परिमाप में पता चल जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो ये है, ये बाहर वाला जो वर्ग है आकृति उसका परिमाप। बस इसी लाइन पे हमको तार लगाना है। तो इस 168 से ही हमको क्या करना है, गुणा करना है 1 मीटर के लागत मूल्य का। तो 1 मीटर कितना है, 15, 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 छक्का 90 और 90 और 12 कितना होता है, देखो 102। 2 लिखेंगे 10 हासिल देंगे, 15 एकम 15, 15 10 25, कितना आ गया 2520 रुपया। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक, कैसे हल किए एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। देखो परिमाप दिया था, परिमाप से निकालना है भुजा। तो परिमाप दिया है तो उसको 4 से भाग कर दो तो क्या मिल जाता है, भुजा। अब भुजा ज्ञात हो गया तो रास्ते का चौड़ाई है जितना उसका डबल जोड़ दोगे तो बाहर वाली भुजा का मान पता चल जाता है। तो इस तरह 36 मिला, उसमें रास्ते का चौड़ाई 3 था तो उसका डबल यानी 6 जोड़े तो हमको बाहर के भुजा का मान पता चल गया और भुजा का मान ज्ञात हो गया। तो परिमाप ज्ञात कर लिए तो कितना मिला, 168। बस परिमाप पता हो गया तो 1 मीटर का जो लागत मूल्य है यानी 15 रुपये प्रति मीटर दर से लग रहा है, तो बस उसका गुणा कर दिए, उत्तर आ गया। क्लियर, ऐसा समझ में आ गया हो। चलो देखें अगला प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं ये प्रश्न। स्नेहा ने 2460 रुपये में 15 किलोग्राम दाल खरीदे। इसमें से स्नेहा ने 132 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम दाल राधिका को बेच दिए। स्नेहा शेष दाल किस दर से बेचे कि उससे 280 रुपया का लाभ हो। देखो 15 किलो जो दाल है वो कितना में 15 किलो जो दाल है वो कितना में खरीदा था, 2460 रुपये में। ठीक, ये खरीदा। अब उसमें वो 280 रुपया लाभ कमाना चाहती है। तो विक्रय मूल्य जानना है तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते हैं ना। तो 8 6 14, इस तरह हो गया 2740 रुपये। यानी उसको ये 15 किलो जो क्या है दाल है उसको बेचने पर अगर 2740 यानी 2740 मिलेगा तभी उसे 2080 मिलेगा, लाभ होगा। ठीक, समझ आ रहा है, क्योंकि ये देखो इतना में खरीदा इतना लाभ, तो जितने में खरीदे रहते हैं उसमें लाभ को जोड़ते हैं तब बेचते हैं। अब देखो क्या कि 132 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो की बेची। तो 5 किलो कितना का हो रहा है, देखो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दिए 15 1 16 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6 यानी 660 रुपया। 660 रुपये में उसने 5 किलो को बेचा। तो ये 2700 में 660 रुपया घटाएंगे। ठीक है, तो देखो 14 में 6 गया 8 और 0 ये हो गया 2080, यानी कि 2080 रुपया अभी और उनको क्या करना है जी, प्राप्त करना है। तभी तो ये 2740 रुपया होगा। 2740 रुपया बेच के लाना है तभी वो 280 रुपये लाभ मिलेगा। तो 5 किलो को बेची 660 रुपये में तो उसको घटा दिए, अब 2080 रुपये और लाना है। कितना को बेचना है और, तो देखो 15 किलो में से 5 किलो बेचा तो कितना बचा, 10 अभी बचा है। तो बस ये 10 किलो को किस भाव से बेचना है इसके लिए 10 से भाग करेंगे। तो देखो 0 0 कट गया, क्या आया 208। यानी कि बचा हुआ जो क्या है दाल है उसको 208 रुपये प्रति किलो के दर से बेचेगी शेष को, तभी उसको 280 रुपये का लाभ होगा। देखो किस में है, ऑप्शन ए में। देखो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हमने क्या किया इसको ध्यान से सुनो। हमें ये 15 किलो दाल का क्रय मूल्य पता था, खरीदी मूल्य 2460। जितना लाभ कमाना चाहता है उसको जोड़ दो तो मिल जाता है विक्रय मूल्य। कितना मिला 2740। अब पहले कितना को बेचा, 5 किलो को 132 के भाव से, तो
660 हुआ, उसको घटा दिए तो बचा हमारे पास 2080। अब ये 2080 रुपये में 10 किलो को बेचना है, तो 1 किलो को जानने के लिए 10 से भाग कर देते हैं, क्या मिला 208 रुपये। यही इस प्रश्न का आंसर है बच्चों। क्लियर, आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखें अगला प्रश्न। प्रथम 10 सम और विषम संख्याओं के योग का महत्तम समापवर्तक होगा। प्रथम 10 सम संख्या कैसे जानते हैं? देखो 10 गुणित 11। कभी भी प्रथम जितना भी सम संख्या के फल जानना है तो कितना सम संख्या है 10 प्रथम, तो 10 लिखेंगे, एक अधिक के साथ गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 110। विषम संख्याओं का योगफल जानना है तो कितने विषम संख्या है 10, तो 10 का 10 से ही गुणा होगा, क्या आएगा 100। अब कह रहा है योग का महत्तम, तो एक योग मिला 110, दूसरा योग मिला 100, इसी का महत्तम, तो 110 और 100 का अगर महत्तम निकालोगे, ठीक है, तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी होता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि में ध्यान ही रखना रहता है सभी संख्या भाग जाएगा तभी भाग करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। अब देखो ये 2 से भाग ये तो जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, तो 2 से भाग नहीं करना है, तो 3 से भाग भी नहीं जाएगा, तो 5 से जा रहा है दोनों, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, यानी ये हो गया हमारा भागफल। अब देखो 11 और 10 ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों भाग जाए, तो हमको क्या मिला 2 गुणित 5, गुणा करो क्या मिला 10। यही 110 और 100 का क्या है महत्तम समापवर्तक है, यानी 10 एक ऐसा संख्या सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या है, ये 10 110 और 100 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि जिससे 110 भी भाग जाता है और 100 भी जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्लियर, आशा समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं प्रश्न। किसी विद्यार्थी ने एक संख्या को 12 से गुणा करने के बदले त्रुटिवश 21 से गुणा कर दिया, इस प्रकार इसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक प्राप्त हुआ, तो संख्या क्या है? देखो क्या करेंगे, 21 लिख दिया किसके बदले में 12 के बदले में, तो इसको घटा लो, पहले 12 लिखना था यानी 12 से गुणा करना था, लेकिन 21 से कर दिया, अंक को अदला बदली कर दिया, तो इसको घटाने से क्या मिलेगा देखो 9। बस इस 9 से ये जो 63 का अधिक कम ज़्यादा जिसको अंतर भी बोलते हैं ये आया, इसी को गुणा कर दो, 9 सत्ते 63, भागफल क्या आया 7। यही इस प्रश्न का आंसर है। कैसे करोगे? ये गलत लिखने पर क्या बना, उसमें से ये 12 से गुणा करना था लेकिन गलती से 21 लिख दिया, तो बड़े संख्या में छोटी संख्या घटा लिया, घटाने के बाद जो आया उस संख्या से भाग कर देना है कितना का अंतर आया उसको, तो जो भागफल आएगा वही वो संख्या होता है। ठीक, उदाहरण के लिए देखो, मान लो हमने 7 चुना, अब इसको 12 से गुणा करके क्या मिलता 84 मिलता, ऐसी 7 का गुणा गलती से 21 से हो गया तो क्या हो गया 7 एकम 7 दूनी 14, यानी 147 मिला। देख लो इसके बीच में 147 में से 84 घटाओगे तो देखो 63 आ रहा है, तो 63 अधिक हो गया ना, मतलब उत्तर सही है। आप ऑप्शन विधि से भी हल कर सकते हैं। क्लियर, चलो देखें अगला प्रश्न। चलो देखते हैं। प्रथम 3 सम और विषम संख्याओं से बने 6 अंकी सबसे बड़ी सम संख्या। प्रथम 3 सम कौन सा होगा 2 4 6, ये प्रथम 3 सम संख्या है। अब प्रथम 3 विषम संख्या क्या है 1 3 5, ये प्रथम 3 विषम संख्या है। ये कह रहा है कि प्रथम 3 सम और प्रथम 3 विषम संख्याओं से बने 6 अंकी सबसे बड़ी सम संख्या। अब ये हमारे पास 6 अंक है, इसी से कह रहा है वो सबसे बड़ी सम संख्या बनाओ, तो 2 4 6 1 3 5, तो सबसे बड़ी बनाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा अंक पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये। लेकिन प्रश्न कह रहा है सम संख्या बनाओ, तो सम संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, इकाई तरफ से देखते आते हैं, तो सम अंक मिला उसको उठा के लास्ट में लिख दिए। ठीक, इस तरह ये, तो क्या बन गया देखो, तो क्या मिला
6 5 4 3 1 2। यही इसका आंसर है। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक बच्चों, अब देखो यहीं पर मान लो ऑप्शन से हल करते तो कैसे हल करते। ऑप्शन से अगर हल करते तो देखो पहले तो लिख दिया है प्रथम 3 सम और विषम संख्या, तो उसको पहले लिख लेते। ये प्रथम 3 सम है, ये क्या है, विषम है। अब इन्हीं 6 अंकों को देखो किस में है, तो देखो इसमें ये 6 अंक है क्या, नहीं है। इसमें देखो 8 लिखा है, तो इसमें तो 8 लिखा ही नहीं है। इसमें देखो 0 लिखा है, हमारे पास 0 अंक ही नहीं है, तो क्या बचा, यही तो उत्तर है। तो अगर आप इस तरह अंक को लिख लेते हैं, संख्या को लिख लेते हैं, प्रथम 3 सम संख्या, प्रथम 3 विषम संख्या, और इन्हीं को अंक मानना है 6 ठो, इन्हीं 6 अंकों से हमको सबसे बड़ी सम संख्या बनाना है। तो भाई ऑप्शन को ही देखो ना, इसमें से 6 अंक है कि नहीं, तो जिसमें नहीं है वो उत्तर कैसे होगा, तो जिसमें है वह उत्तर है। क्लियर, आशा समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखें। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। देखो लिखा है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 750 रुपये। ठीक, क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है, यानी जो क्रय मूल्य है वो कितना है, तो विक्रय मूल्य देखो क्या लिखा है, 750 रुपये का, यानी गुणा 4/5। चलो निकाल लें, 5 एक कम 5 एक कम बचा 2, 5 पंचे 25, 5 शून्य शून्य, यानी 150 का 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 कम 4 2 6, 600 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना मिल गया, 600 रुपये। क्लियर, कैसे निकालें, लिखा है ना विक्रय मूल्य का 4/5 गुना, तो विक्रय मूल्य है 750 और उसका 4/5 से गुणा कर दिए, गुना लिखा है ना, गुणा के क्या मिला, 600 रुपये। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, लाभ। तो लाभ माने क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तब हमको लाभ मिलता है जी। देखो क्या आया, 150 रुपये। कहाँ पर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सिंपल सा था, विक्रय मूल्य पता था, क्रय मूल्य पता नहीं था। लाभ जानने के लिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जानना जरूरी है। तो क्रय मूल्य कैसा है, लिखा है विक्रय मूल्य का 4/5, तो विक्रय मूल्य का माने विक्रय मूल्य जो भी दिया है 750, उसके साथ का यानी 4/5 गुना, तो गुणा कर दिए 4/5 का, हल किए तो मिला 600। इस तरह क्रय मूल्य भी मिल गया, बस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, आ गया उत्तर लाभ हमारा। ठीक, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर, चलो अगला प्रश्न देखें। प्रश्न पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, 2236 के सैकड़े तथा दहाई के स्थान के अंकों की स्थानीय मानों के गुणनफल। पहले ये करो, तो देखो लिखें 2236 सैकड़े, सैकड़ा कौन है, इकाई, दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा का स्थानीय मान क्या होगा, 200। सैकड़ा का स्थानीय मान 200 और दहाई के स्थानीय मान, तो दहाई में क्या लिखा है, 3, तो 3 दहाई माने 30 हो गया। कि अंकों की स्थानीय मान का गुणनफल, यानी 200 और ये 30 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 3 जीरो है, 3 जीरो आना निश्चित है, 2 और 3 का गुणा 6, यानी मिल गया हमको 6000 के गुणनफल। ये जो संख्या है 2236, तो सैकड़े के अंक का स्थानीय मान पूछा है और दहाई का, तो सैकड़ा में 2 है, हजार की स्थान सैकड़े के अंक का स्थानीय मान दहाई के स्थान का, तो सैकड़े में देखो 2 है तो 200 होगा और दहाई में 3 है तो 30 होगा, दोनों को गुणनफल 6000 है। अब क्या लिखा है, 3997 के निकटतम हजार से, ठीक है, तो हजार का निकटतम 3997, क्या लिखा है, 57। हजार के स्थान को हम ये, तो जब भी हजार का निकटतम निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये बाकी को 0 लिख दो और हजार के बगल को देखो, 5 से बड़ा अंक है 9 है, तो हजार में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4000। तो इस तरह 3957 का हजार का निकटतम क्या मिला हमको, 4000। अब बोला है ये जो निकटतम है कितना अधिक है,
ठीक है, कितना अधिक या कम है ऐसा पूछा है। तो ये जो निकटतम है ये लिखा है 3957 के निकटतम 1000 से कितना अधिक या कम है। तो इसको देखो अच्छे से, ये जो संख्या आया है कौन सा, ये जो संख्या है 6000, ये इसका निकटतम कितना है 4000 के निकटतम से ये अधिक है कि कम है भाई, ये अधिक है। कितना, 6000 में अगर 4000 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2000 आ रहा है। तो ये वाला जो संख्या है स्थानीय मानों का गुणनफल वाला जो संख्या है वो ये 3957 का जो निकटतम है 4000 उससे 2000 अधिक है। तो देखो कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर, समझ आया। देख लो प्रश्न में क्या लिखा है, 2236 के सैकड़े तथा दहाई स्थान के अंकों की स्थानीय मानों का जो गुणनफल है वो 3957 के निकटतम 1000 से कितना अधिक या कम है, इससे कितना अधिक। तो इसका आया 4000, तो 4000 से 6000, 4000 से 2000 अधिक है। यहाँ 2000 कम भी लिखा है ना, तो ठीक है 2000 कम भी लिखा है। तो ये होता कब, जब ये इसको पूछता कि 3957 का जो 1000 का निकटतम है वो ये वाला संख्या से, ठीक है 6000 से कितना कम या ज़्यादा, तो इससे कम है वो। इसका सही उत्तर बी वाला होगा। क्लियर, चलो अगला प्रश्न देखें। प्रश्न, उस घन का किनारा क्या होगा जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के आयतनों के योग के बराबर है। अब देखो 6 सेंटीमीटर अगर एक घन का भुजा है तो उसका आयतन क्या होगा, 6 छक्का 36 और 36 छक्का कितना होता है, गुणा कर सकते हैं। तो 6 छक्का 36 हासिल 3, 6 3 18, 18 3 21, 216। समझ आया। इस तरह मिल गया हमको 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मिल गया। अब निकालना है हमको 8 सेंटीमीटर वाले का। तो 8 गुणित 8 गुणित 8 होगा आयतन बराबर भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, 8 8 64, 64 गुणित 8 करेंगे, देखो क्या मिलता है, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 छक्का 48, 48 3 51। ठीक, क्या मिल गया, ये 512। अब किसका निकालना है, 10 वाले का। 10 का तो सरल है भाई, 10 गुणित 10 गुणित 10 क्या मिला, 1000 मिल गया। तो ये तीनों का घनों का क्या है, योग करना है। चलो योग करो, 6 2 8 और 1 5 2 7 और 1 की 1 कितना है, 1700 यानी 1718। अब पूछा है उस घन का किनारा कितना होगा। किनारा, किनारा माने एक भुजा का मान। तो एक भुजा का मान जानना है तो क्या करते हैं, ये 1718 का क्या निकालेंगे, घन मूल निकालेंगे। और घन मूल निकालने के लिए इसका आपस में ऐसा कौन सा संख्या है, यही ऑप्शन से देखना है जिसका अगर गुणा करें तो ये 8 आता है। तो देखो 12 गुणित 12 अगर लिखोगे तो इकाई का अंक जानना है केवल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ रहा है, इसमें भी 8 है, मतलब यही उत्तर है। अब बाकी करके देखो नहीं आएगा, जैसे 6 गुणित 6 गुणित 6 करें तो 6 छक्का 36 और 6 छक्का 36 इकाई में 6 आएगा, जबकि इसमें 8 है। 5 करोगे तो 5 आता है, 3 करोगे तो 1 आता है, 3 गुणित 3 करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्या रहा 7, 8 आना चाहिए ना। ठीक, तो ये यहीं तक हल करके पता चल गया, तीनों जो घन है उसका आयतन का योगफल कर लिए तो आया 1718। अब इसका घन मूल जानना था, क्योंकि एक भुजा का मान जानने के लिए घन मूल जानना पड़ता है। घन का आयतन जान गए, एक भुजा का मान जानना है, किनारा का, किनारा माने एक भुजा का, तो इसका घन मूल जानना पड़ता है। घन मूल जानने के लिए सीधा ऑप्शन विधि सबसे बेस्ट है कि किसका 3 बार गुणा करने से मिल रहा है। इकाई का अंक देखो केवल, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा गुणा करने का। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इकाई में निश्चित है ये आना, यही उत्तर है। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखें अगला प्रश्न, देखते हैं प्रश्न। यदि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर है तो 24.5 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होगा।
एक नियम का प्रश्न है और दशमलव संख्या का उपयोग किया गया है, तो दो प्रकार का उदाहरण आना चाहिए। ठीक, तो देखो 1 इंच बराबर कितना है 2.54 सेंटीमीटर। एक का जान रहे हैं, जानना है 24.5। तो एक से अधिक का जानते हैं, जानना हो तो क्या करते हैं, इस तरह एक का जितना भी दिया है कितना अधिक का जानना है 24.5 का, इसी से गुणा कर देंगे, सिंपल। चलो गुणा करते हैं क्या आता है देखते हैं। ठीक, तो ये 5 चौक 20 हासिल 2, तो 5 चौक 25 25 25 2 27 हासिल 2, 5 दूनी 10 10 2 12 हो गया। 4 का गुणा करेंगे, इकाई में शून्य करेंगे, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 पंचे 20 1 21 हासिल 2, 4 दूनी 8 8 2 10, ये आ गया। अब इकाई दहाई दोनों में शून्य होगा। अब इस सैकड़ा का गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 4 1 5। चलो जोड़ना है, 0 6 7 13 हासिल 1, 8 2 10 2 12 हासिल 1, ये 2 ये 6। देखो दशमलव बाद 2 अंक इधर, इधर 1 अंक है, कुल 3 अंक, तो कहाँ पर आएगा ये दशमलव, कहाँ आया 62.23। देखो किस में है, ऑप्शन बी में ये उत्तर दिया। क्लियर, तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। सिंपल है, 1 इंच का दिया है जी, 1 से अधिक इंच का जानना है तो गुणा किया जाता है। गुणा किए, दशमलव के ध्यान में रखते हुए, दशमलव को ध्यान में रखते हुए गुणा किए, दशमलव लगाने के नियम से दशमलव लगा दिए उत्तर में, आ गया उत्तर हमारा। क्लियर, चलो अगला प्रश्न देखो। देखिए प्रश्न देखो क्या लिखा है, 7 गुणित 10 का घात 0 धन 6 का घात 0 और बराबर 100 का घात 3। ठीक, अब यहाँ पर हमको 100 का मान जानना है। तो याद रखो बच्चों, किसी भी संख्या का घात 0 लिखा रहे तो वो 1 के बराबर होता है, उसके जगह हम क्या लिख देना है 1। 6 का भी घात 0 है, मतलब ये 1 है। ठीक, इधर क्या है 100 का घात 3। चलो गुणा पहले होता है बोडमास नियम से, 7 एकम 7, फिर 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 8। अब यहाँ क्या लिखा है 100 का घात 3, तो 100 का मान जानना है तो क्या करेंगे, ये जो घात 3 है इधर पक्षांतर होकर 8 में वह घनमूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनमूल। और 8 का घनमूल क्या होता है 2। कैसे निकालते हैं देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 चौक 2 दूनी 2 एकम। अब एक समान संख्या 3 ठो का एक समूह बनाते हैं और उसको एक बार लिखते हैं, तो 2 3 बार आया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, उसको एक बार लिखेंगे और तो कुछ आया नहीं, तो यही 2 इसका क्या है घनमूल। क्लियर, ऐसा समझ में आ गया होगा। देखते हैं ये प्रश्न, ये 3/8 4/5 31/40 9/20 तथा 7/10 में 1/2 से बड़ी तथा 3/4 से छोटी भिन्न जानना है। 1/2 को अगर मैं दशमलव में लिखूं तो क्या लिखूंगा 0.50। किसको लिखूंगा 1/2 को, और ये 3/4 का होता है 0.75। ठीक, 3/4 को लिख सकते हैं 0.75। अब देखो 3/8 लिखा है, इसका दशमलव रूप जानना है। ठीक है, तो ऊपर में 2 जीरो कर दो, तो ये कितना होगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 8 तिया 24, 3 बार जाएगा तो दशमलव बाद 3 आया, और 24 तो ये 6 8 7 56, यानी 3 7 आया। देखो क्या कह रहा है 1/2 से बड़ी, यानी 0.50 से बड़ा होना चाहिए उत्तर, तो ये तो 0.3 आया, 3 7 आया तो छोटा है, छोटा है ना। अब देखो इसको चेक करें, 4/5 दशमलव लाना है तो ऊपर 2 जीरो लगा दो। ठीक, देखो 5 8 40 5 0 0 कितना आया 0.80, तो ये तो 0.75 से बड़ा है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। 31/40 को देखो तो ऊपर 2 जीरो लगा दो, 1 जीरो कट गया, अब दशमलव बाद आएगा, 4 एकम 4 7 28, कितना बचा 3,
ये कितना 4×7=28.77 आया। 0.77 देखो, ये 0.75 से ये भी बड़ा है तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, अब देखें इसको 7/10 को, तो 7/10 को का दशमलव रूप जाना है, क्या करेंगे ऊपर में 2 जीरो बढ़ाएंगे। देखो कितना है 0.70, तो 0.70 0.50 से बड़ा है और 0.75 से छोटा है। ठीक, ये 0.50 0.75 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने 1/2 का दशमलव रूप लिख लिया है और 3/4 का यहाँ लिख लिया है, देखो इसलिए इससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, आशा समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखो लिखा है 1730 में से कितने बार 4 से ही 1/5 को घटाने पर 50 प्राप्त होगा। ये वास्तव में भाग का प्रश्न है, काफ़ी घुमावदार है। देखो ये 1730 वास्तव में क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। और भाज्य वाला एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये सूत्र है। तो हमको देखो भाज्य पता है, इसी में से घटाना है, और किसी संख्या को बार बार घटाया जाता है ना, वो संख्या होता है भाजक। तो 4 से ही 1/5 को विषम भिन्न में बदलेंगे, क्या होगा 4×5 = 20, 21/5। तो इस तरह भाजक क्या है 21/5 है। 21/5 कैसे आया, 4 से ही 1/5 को विषम भिन्न में बदला। गुणा भागफल हमको पता नहीं है, लेकिन ये शेष फल हमको पता है कितना 50 प्राप्त होता है, लिखा है वो शेष। तो देखो यही भागफल तो जानना है, सूत्र मान रखेंगे आराम से आ जाएगा। कैसे, सबसे पहले ये तो कोष्टक में है तो बाहर वाला पहले पक्षांतर होता है, तो 50 धन है तो इसमें से 50 घटा देंगे, पक्षांतर करेंगे इसको तो इधर माइनस हो जाएगा। तो देखो कितना आएगा, 13 में से 5 गया 8, 80 ले कितना है 1680। 1680 बराबर क्या मिला 21/5 गुणित भागफल। यहाँ देखो मिला ना, यही तो निकाले हैं। अब ये भागफल जानना है तो ये जो गुणा में है इधर आके उल्टा होके गुणा हो जाता है, यानी 21/5 क्या हो जाएगा 5/21। ठीक, कभी भी भिन्न गुणा में है और उसको पक्षांतर करना है तो इधर आके गुणा ही करो, लेकिन उल्टा करके 21/5 को 5/21। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, ये 1680 का हमको 5/21 से गुणा करना है। तो 21 से कम 21 अट्ठे और 21 शून्यम, कितना आ गया 80 गुणित 5, तो कितना हो जाएगा 5 शून्यम 5 अट्ठे 40 यानी 400। तो वो संख्या क्या है, तो कितना बार घटाना पड़ेगा 400 बार। ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्लियर, क्या किए, देखो ये वास्तव में भाज्य है, ये भाजक है, ये शेषफल है, तो पहले शेषफल घटा दिए, उत्तर आया ये। अब भागफल जानना है तो ये भाजक को पक्षांतर करेंगे, तो ये गुणा वाला भिन्न को पक्षांतर करोगे तो उल्टा होकर फिर गुणा हो जाता है। तो 1680 से हमने गुणा कर दिया 5/21 का, उत्तर आ गया 400, यही इसका आंसर है। क्लियर, चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न लिखा है निम्नलिखित आलेख एक वर्ष में प्रथम 6 महीनों में बेचे गए पंखों की संख्या को दर्शाता है। प्रश्न क्या पूछा है, 20 से अधिक तथा 36 से कम पंखे बेचे जाने वाले महीनों की संख्या पूछा है। देखो यहाँ पर 20 से अधिक बोला है, 20 से अधिक, तो जनवरी में देखो 20 से ऊपर लाइन है, और फरवरी में भी देखो इसमें भी 20 से ज़्यादा है, और मार्च में भी देखो ये भी 20 से ज़्यादा है, और ये अप्रैल को भी देखो ये भी 20 से ज़्यादा दिखा रहा है। मई ये 40 है, माने 20 क्या लिखा है 36 से अधिक है ना, और जून देखें तो 20 से कम है। तो कौन कौन सा महीना हुआ, कुल 1 2 3 और ये 4 महीना, तो ये कुल 4 माह है जिसमें 20 से अधिक पंखे बेचे और 36 से कम। तो यही इसका उत्तर है बच्चों। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न लिखा है सूची ए को सूची बी के साथ मिलाएं। देखते हैं सूची में क्या लिखा है, लीप वर्ष, सामान्य वर्ष, एक शताब्दी, एक सहस्त्राब्दी। तो लीप वर्ष यानी 366 दिन का होता है, सामान्य वर्ष 365 दिन, एक शताब्दी माने 100 वर्ष, शत माने क्या होता है 100, सहस्त्र माने होता है 1000, तो ये 1000 हो। अब देखो पहला के साथ कौन जुड़ा है, चौथा। देखो पहला यानी ए के साथ चौथा लिखा रहना चाहिए, तो एक सीधा हम देखो चौथा
ये दोनों में है, तो ये दोनों गलत होगा, फिक्स है। बी के साथ कौन जुड़ेगा? पहला। तो देखो बी के सीधा में पहला किसमें है? इसमें है, यानी ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्लियर? बहुत सरल है, ये जोड़ लेंगे तो बस वो सीधा सीधा मैच करना है। आशा समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न क्या लिखा है? 35.2 ऋण 26.7 ऋण 12.8 धन 15.5। सिंपल सा है, धनात्मक जो संख्या है उसको आपस में जोड़ेंगे। 35.2 धन है और ये भी धनात्मक है, तो चलो जोड़ते हैं, क्या आता है? ये 7 हो गया और ये 5 3 ये हो गया 5 5 10 हासिल है 5 50.7 उत्तर है धनात्मक को। ऋणात्मक क्या क्या है? 26.7 और ये 12.8 8 7 15 हासिल 6 3 9 और ये 2 1 3 कितना है? बस अब घटाना है, 39.5 को घटाएंगे, क्या आया देखो, ये 10 में से 9 गया 1 हासिल क्या बचा? 11.2। अब भिन्न को क्या करना है? सरल करने पर, तो ये मिश्र भिन्न में लिखा है, तो 11.2 को भिन्न बनाएंगे तो दशमलव सीधा में 1 लिखा जाता है। इसके बगल में कितना अंक है? 1, तो 1 0 करेंगे। ठीक, तो इस तरह बन गया ये 112 और इसी को 10 से भाग करना है। तो देखो 10 एक कम 10 आएगा, बचेगा 1, फिर 10 से कम 10 आएगा, क्या बचेगा? शेष फल 2। तो शेष फल को लिखते हैं ऊपर, नीचे क्या आएगा? 10। अब यहाँ ये सरल रूप में नहीं है, इसको घटा सकते हैं, 2 एक कम 2 पंचे यानी 11 से ही 1/5 इसका सही उत्तर आएगा। जब भी इस तरह मिश्र भिन्न मिल जाए और उसमें जो ये सम भिन्न होता है वो सरल रूप में नहीं है, तो उसको सरल करना पड़ेगा, तभी लिखेंगे। 2 एक कम 2 पंचे, इस तरह 1/5 मिला, तो 11 से 1/5 सही उत्तर है, ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्लियर? आशा समझ में आ गया होगा। तो देखिए, निम्न को सरल करने पर प्राप्त होता है लिखा है। क्या करेंगे? पहले रेखा कोष्ठक, तो रेखा कोष्ठक हल करो, 6 12 जोड़ो, कितना होता है? 18। अब ऋण इधर क्या लिखा है? 15.7, तो कितना हो गया? 15.7 22। अब 22 में से 18 घटाओ, क्या आएगा? 4। तो इस तरह छोटा कोष्ठक हल हो गया। इधर बड़ा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक के बाहर इधर क्या है? 18 और फिर धन 30, इसको जोड़ो कितना होगा? 48। 48 में से 4 घटाओ, क्या आएगा? 44। अब बड़ा कोष्ठक के बाहर क्या है? देखो 1/4, बीच में कोई चिन्ह नहीं माने बुरा होगा, तो ये 1/4 हुआ, फिर 99, यहाँ भाग है। हल करेंगे तो पहले भाग हल होता है, तो 99 गुणित ये भाग को गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, 4 हो जाएगा गुणित 44। अब इसको तुम हल करोगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें ऑप्शन गलत है। क्लियर? आप कभी भी किसी प्रश्न को हल करते हो तो नियम देखो कि ये नियम से हम कर रहे हैं कि नहीं। तो रेखा कोष्ठक पहले हल किए, फिर छोटा कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, बाहर बड़ा कोष्ठक और 1/4 के बीच में कुछ चिन्ह नहीं था तो गुणा रहेगा, और बांस के नियम से गुणा पहले नहीं भाग हल होता है, तो भाग को गुणा में बदले तो 1/4 4 हो गया, तो 99 गुणित 4 गुणित 44 मिला। इसको हल करने पर ये ऑप्शन में जो दिया संख्या नहीं मिलता, इसका मतलब इसमें गलत प्रिंट हो गया है ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखें। ये प्रश्न कैसे हल करते हैं? 1/0.05 है बराबर 20 है, तो फिर कह रहा है 1/0.0000005 बराबर क्या आएगा, यही पूछा है। तो भैया देखो, अगर मान लो इसको हल करोगे तो दशमलव वाला भिन्न क्या करते हैं? दशमलव के बाद 5 अंक है, ऊपर 5 जीरो बढ़ा दो, कितना जीरो? 5 जीरो, क्या बन गया है? ये 1 के बगल में 5 जीरो, और जब जीरो बराबर हो जाए दशमलव बाद क्या करते हैं? दशमलव मिटा देते हैं, तो ये नीचे क्या है? 5 तो है, देखो 5 से 5 दूनी 10, कितना जीरो है? 4, कितना है? 20,000, यही इसका सही उत्तर है। ठीक, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। ऐसे करना रहता है, सिंपल है भाई, इसको हल करना है। तो दशमलव वाला भाग तो है जी, तो 1 नीचे दशमलव बाद 4 जीरो 1 5 है, तो दशमलव का कुल 5 अंक है, तो ऊपर भी 5 जीरो करोगे दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करने के लिए। फिर दशमलव हटा देने पर वो बन गया कितना? 1 लाख।
और नीचे बन गया 5, तो 1 लाख से 5 से भाग करो क्या आएगा 20,000। यही इसका आंसर है बच्चों। ठीक, आशा समझ में आ गया। पढ़ते हैं कोण AOB का माप 57 अंश है, तो उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसे इस कोण का प्रतिवर्ती कोण है। इस कोण का प्रतिवर्ती कोण कितने अंश के कोण को बोलते हैं पहले जानो। तो 180 से अधिक होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, वही कोण कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। तो ये 57 में ऑप्शन से जोड़ जोड़ के देखो, अगर मैं 33 जोड़ूँ कितना हो रहा है देखो 90। तो 180 से अधिक होगा वही उत्तर होगा, तो ये तो गलत हो गया, नहीं हुआ। 123 इसमें 57 को जोड़ो, देखो कितना होता है 7 3 10 8 कितना हुआ 180। तो 180 नहीं, 180 से बड़ा उत्तर मिलेगा, ये यानी 181 82 ऐसा। तो ये तो 180 से बड़ा नहीं है, बराबर है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखें 213 में 57 जोड़ो, तो इस तरह 7 3 10 कितना आया 270। तो देखो 270 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, मतलब यही इसका आंसर है। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और अपने तरफ से कोशिश मैंने किया कि इन प्रश्नों को किस तरह से सरल तरीके से बना सकते हैं बताने का। ठीक, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और आगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।